Hello guys, welcome back to my channel. Guys, this is Manjit and in today's video we are going to study about the hemoglobin and the iron metabolism. सबसे पहले हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन और आयरन मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली देखते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन में बोला गया है कि इट इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या बोला गया है कि हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और द प्रोटीन that is present in the RBC which is responsible for the carrying oxygen or for the oxygen transport। ठीक है, मतलब कि हमारा जो आरबीसी होता है दैट इज द रेड ब्लड सेल, उसमें पाया जाने वाला आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में थ्रू द ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। वहीं पे आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, इट इज एन इसेंशियल फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड वेरियस एंजाइमेटिक प्रोसेस। ठीक है, आयरन क्या है कि एक इसेंशियल मिनरल है हमारे बॉडी का जो कि इसेंशियल है फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ बहुत सारे जो एंजाइमेटिक प्रोसेस हमारे बॉडी में कैरी आउट होते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बोला गया है कि जो बैलेंस्ड आयरन मेटाबॉलिज्म है इट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द एनीमिया एंड द आयरन ओवरलोड। ठीक है, अब हमारे बॉडी में आयरन मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी में अनेमिया ना हो, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि हमारा जो आरबीसी है दैट इज द रेड ब्लड सेल, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए। तो आयरन का अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तभी अनेमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आयरन के ओवरलोड को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें बेसिकली अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन ऐसे ग्लोबिन चेन्स रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हिम जो पार्ट होता है, ग्लोबिन के अलावा एक हिम पार्ट होता है। हिम पार्ट में जो आयरन होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और यही क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। आगे हम बात करेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में कितना नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए। तो बोला गया है कि एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज अबाउट 14 to 16 ग्राम पर डे। ठीक है, क्या बोला गया है कि एवरेज जो बॉडी हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है ब्लड में वो कितना होता है, 14 to 16 ग्राम पर डीएल। लेकिन ये डिफर करता है, जैसे कि बर्थ के समय पे इसका जो कंटेंट रहता है इट इज अबाउट 25 ग्राम पर डीएल। वहीं पे बर्थ के 3rd मंथ के बाद यहाँ पे ये 20 ग्राम पर डीएल तक डिक्रीज हो जाता है। आफ्टर 1 ईयर ये 17 ग्राम पर डीएल होता है और प्यूबर्टी के बाद ये 14 to 60 ग्राम पर डीएल के आसपास में पाया जाता है। और बोला गया एट द टाइम ऑफ द बर्थ hemoglobin content is very high because of high increased number of RBCs। ठीक है, क्या बोला गया है कि बर्थ के समय पे हीमोग्लोबिन कंटेंट क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लड रहता है या फिर आरबीसी रहता है हमारे बॉडी में वो अबाउट 4.5 to 5.5 मिलियंस में होता है, लेकिन जो बेबीज रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं, उसमें इसका अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन कंटेंट भी एट द बर्थ ज्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ द इन्फेंट्स। वहीं पे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, तो इसके मेन 3 फंक्शंस हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन रहता है दैट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ठीक है, जो लंग्स है वहां पे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के बाद गैसियस एक्सचेंज के बाद जो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको कैरी करता है टू द टिश्यू, मतलब कि ये क्या करता है, दैट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द टिश्यू। वहीं पे सेकेंड चीज इसका काम है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। एंड थर्ड मेन एक्शन इसका देखने को मिलता है दैट इज द बफरिंग एक्शन, दैट इज इट मेंटेन्स द ब्लड पीएच बाय एक्टिंग एज अ बफर। जो हेमोग्लोबिन होता है वो एज अ बफर एक्ट करता है और हमारे ब्लड के पीएच को, जो कि नॉर्मली 7.4 के आसपास रहता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। हम बात करेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इट कंटेन्स द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। ठीक है, कॉन्जुगेट प्रोटीन मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा, मतलब 2 कंपाउंड्स मिलके क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन दैट इज द प्रोटीन पार्ट एंड द हीम दैट इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है इट इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स विच इज globin that is a proteinaceous part and other one is the heme part which is made up of iron containing pigment।
अब यहाँ पे आयरन जो है बेसिकली Fe2+ के फॉर्म में रहता है, ठीक है। Fe2+ कैटायन के फॉर्म में रहता है। नॉर्मली जो आयरन रहता है किसमें, हमारे हीमोग्लोबिन में, इट इज इन द फेरस फॉर्म एंड विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, बट इन abnormal condition it changes to ferric form and that cannot bind with the oxygen, ठीक है। नॉर्मली कैसा रहना चाहिए हीमोग्लोबिन में, जो हमारा आयरन है वो फेरस फॉर्म में रहना चाहिए, दैट इज द Fe2+ फॉर्म में रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ये फेरिक फॉर्म में चला जाता है और ऐसे कंडीशन में वो एलिजिबल नहीं रहता टू कैरी द ऑक्सीजन। और इसके बाद थर्ड पार्ट दैट इज द हिम पार्ट या हिम पिगमेंट जो पाया जाता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, दैट इज द इट इज टेट्रापायरोल, 1 2 3 4 रिंग्स आर देयर इन दैट porphyrin which is connected to each other by the methane bridges, ठीक है। this is the image of the porphyrin and it consists of 1 2 3 and 4, it consists of 4 रिंग्स, मतलब कि इसमें 4 रिंग्स रहते हैं, पायरोल रिंग्स रहते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बाय द मीथेन बॉन्ड्स या फिर मीथेन ब्रिजेस, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि आयरन इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल रिंग्स एंड आल्सो टू द ग्लोबिन। जो हमारा आयरन है ये किससे अटैच रहता है, इसका जो नाइट्रोजनस पार्ट रहता है इसके साथ आयरन अटैच रहता है और आल्सो अटैच्ड रहता है टू द ग्लोबिन पार्ट के साथ। और ग्लोबिन के साथ किस तरह से, तो ग्लोबिन क्या होता है बेसिकली, इट इज द प्रोटीनिशियस पार्ट। जैसे कि हम लोग ने देखा कि कॉन्जुगेट प्रोटीन है कौन, हीमोग्लोबिन। इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक हीम पार्ट पाया जाता है, एक ग्लोबिन पार्ट पाए। जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। उस ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं, 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं, जैसा कि एडल्ट में देखने को मिलता है। और ईच चेन इज लिंक टू 1 हीम ग्रुप। अब हम जब इमेज में इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा टोटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन है तो इसमें एक हीम ग्रुप है, एक ग्लोबिन ग्रुप है जो इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाता है। अब जो हीम ग्रुप है दैट इज इसको पोरफायरिन ग्रुप भी कहते हैं। पोरफायरिन ग्रुप 4 टेट्रापायरोल रिंग से बना होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाय द मीथेन बॉन्ड या फिर मीथेन ब्रिजेस। और इस मीथेन ब्रिजेस में बेसिकली आयरन कनेक्टेड रहता है। और आयरन किसके साथ, यहाँ पे जो आयरन है वो किससे कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन पार्ट है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। और सेकेंड पार्ट जो इसका कनेक्टेड रहता है वो कनेक्टेड रहता है इस ग्लोबिन पार्ट के साथ, ठीक है। तो ग्लोबिन जो है यहाँ पे 4 प्रकार के ग्लोबिन्स पाए जाते हैं। 2 बीटा ग्लोबिन्स पाए जाते हैं दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड 2 पाए जाते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो इस तरह से टोटल हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विद इन द हीमोग्लोबिन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की, तो टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि 2 तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं। एक एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम लोग HbA बोलते हैं, वहीं पे सेकंड हीमोग्लोबिन दैट इज द फीटल हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम लोग HbF कहते हैं। अब दोनों में स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल डिफरेंस की बात करें कि इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है या फिर फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है, तो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो ग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन। जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा कि यहाँ पे क्या था, 2 अल्फा चेन था और 2 बीटा चेन था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडल्ट हीमोग्लोबिन है। वहीं पे जो फीटल हीमोग्लोबिन रहता है उसमें 2 अल्फा चेन होता है और 2 गामा चेन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा चेन होता है और गामा, बीटा चेन्स नहीं होते, यहाँ पे क्या होता है गामा चेन्स होते हैं। और वहीं फंक्शनल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फंक्शनल जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें मोर अफिनिटी होता है फॉर द ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द फीटल ग्लोबिन इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब क्या है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होने की वजह से जो डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रहता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, शिफ्टेड टू द लेफ्ट इन केस ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में या फिर टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में आपको क्या क्या याद रखना है कि 2 तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, एक एडल्ट हीमोग्लोबिन दैट इज HbA एंड फीटल हीमोग्लोबिन HbF। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में क्या आता है कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स होते हैं, लेकिन जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन्स आते हैं लेकिन बीटा चेन्स की जगह इसमें गामा चेन्स होते हैं। वहीं पे फंक्शनल डिफरेंस की बात करें तो फंक्शनल डिफरेंस में बेसिकली जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें ज्यादा एफिनिटी देखने को मिलती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन। वहीं पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स कुछ बताए गए हैं जिसमें सबसे पहले आता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जगह किसके साथ बाइंड किया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
उसी तरह मिथाइमोग्लोबिन आता है, इसमें जो फेरस रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द Fe3+ और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मिथाइमोग्लोबिन जब होता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे एनॉक्सिक कंडीशन मतलब कि हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो सकती है बॉडी टिश्यू में, क्योंकि जो वहां पे हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें जो Fe2+ फॉर्म में होना चाहिए था आयरन, वो किस में हो गया, Fe3+ फॉर्म में हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव में, दैट इज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन डिलीवरी होती है वो कम हो जाती है। एंड अगेन यहाँ पे भी हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट होती है और ये ज्यादा समय तक रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेन डेड हो सकता है, ब्रेन कोमा कंडीशन जनरेट हो सकती है। एंड फोर्थ कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द सल्फर हीमोग्लोबिन। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि सल्फर एटम जो होते हैं बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ इरिवर्सिबली, मतलब कि इस तरह से बाइंड करता है कि इसको रिवर्स नहीं किया जाता। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इरिवर्सिबली जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को लूज कर देता है, जबकि ऊपर वाले कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, मतलब कि जब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है वो कम रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें कार्बामिनो हीमोग्लोबिन देखने को मिल सकता है या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन सल्फर हीमोग्लोबिन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता। आगे हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर याद कर रहे हो तो इजिली आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले आपको साइट याद रखना कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता कहाँ पे है। तो बेसिकली बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रेड ब्लड सेल अकर्स मेनली इन द बोन मैरो, ठीक है। तो जो रेड बोन मैरो हूँ वहीं पे बेसिकली रेड ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। अब जो मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज और द हीमोग्लोबिन, दे आर द हीम पार्ट। अब जो हीम पार्ट होता है सिंथेसाइज होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो हीम पार्ट है दैट इज द आयरन पार्ट है, वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज जो प्रोटीनिशियस पार्ट है वो सिंथेसाइज होता है इन द राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब स्टेप्स ऑफ हिम सिंथेसिस क्या है, तो सबसे पहले हिम सिंथेसिस की बात करते हैं। तो हिम सिंथेसिस में क्या होता है कि हिम का सिंथेसिस हम लोग ने ऊपर देखा कि कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो हिम का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो सक्सेनल कोएंजाइम ए है वो ग्लाइसिन के साथ बाइंड करता है, जो और उसको जो अमीनोलेविनिक एसिड है दैट इज जो ALA है वो क्या करता है, सेवरल स्टेप्स के थ्रू कन्वर्ट करता है इनटू द फोटोफॉस्फोरिन 9 में, और इसके साथ आयरन बाइंड करके हीम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम इमेज या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सेनिल कोएंजाइम ए है जो कि बाइंड करेगा किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन को इन द प्रेजेंस ऑफ द ALA दैट इज द अमीनोलेविनिक, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स कैरी आउट होता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें, फोटोपॉर्फायरिन 9 में। और उसके साथ जब आयरन बाइंड करता है दैट इज Fe2+ बाइंड करता है तो वहां पे वो फॉर्म होता है हीम। अब ये जो हीम फॉर्म हुआ है इसके साथ ग्लोबिन चेन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ग्लोबिन चेन फॉर्मेशन, पहले इधर हिम का सिंथेसिस हो गया, वैसे ही ग्लोबिन चेन का फिर फॉर्मेशन होगा। तो ग्लोबिन चेन्स कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा आर मेड इन राइबोसोम्स एंड कंबाइंड विद द हिम, ठीक है। जो राइबोसोम्स है वहां पे क्या होता है, ग्लोबिन्स, क्योंकि वो प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑफ कोर्स राइबोसोम में होगा, तो राइबोसोम में क्या होता है, ग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लोबिन किसके साथ, हिम के साथ बाइंड करते हैं और फाइनल स्टेप में क्या होता है कि हिम अलोंग विद द ग्लोबिन फॉर्म्स द हीमोग्लोबिन एंड ईच हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 ग्लोबिन एंड द 4 हिम ग्रुप्स, ठीक है। अगर हम लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, सक्सेनिल कोएंजाइम अलोंग विद द ग्लाइसिन बाइंड कर रहा है और ALA के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये पहले अमीनोलेविनिक एसिड जो कि डेल्टा है उसके प्रेजेंस में यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं। इन प्रोसेसेस के कैरी आउट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, फोटोपॉर्फायरिन 9 का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि अलोंग विद द Fe2+ बाइंड कर रहा है और यहाँ पे हिम का फॉर्मेशन है। ये हिम कहाँ पे जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी जो है राइबोसोम के प्रेजेंस में ग्लोबिन फॉर्म हुआ है, ये ग्लोबिन के साथ हिम बाइंड करता है और वहां पे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। इस हीमोग्लोबिन में 4 हिम पार्ट होते हैं और 4 ग्लोबिन पार्ट होते हैं, और ग्लोबिन में 2 अल्फा पार्ट होता है एंड 2 बीटा पार्ट होता है इन केस ऑफ द एडल्ट, ठीक है।
तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं विद इन द फॉर्मेशन और द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब सेकेंड जो टॉपिक हमारे इस वीडियो का आता है दैट इज द आयरन मेटाबॉलिज्म। अब आयरन हम लोग ने देखा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है, दैट इज द हिम पार्ट फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन, इसलिए आयरन मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आयरन मेटाबॉलिज्म में 4 प्रोसेसेस देखने हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में। तो टोटल बॉडी आयरन जो होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ग्राम से होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, आयरन ओवरलोड की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, तो 4 to 5 ग्राम में 65% जो आयरन होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। उसके बाद जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है दैट इज जो जहाँ पे हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि स्प्लीन हो गया या फिर हमारा जो बोन मैरोस हो गए, वहां पे क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है कितना, 25%। और उसके बाद जो 10% बचा वो मायोग्लोबिन या फिर एंजाइम्स के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से टोटल जो हमारा आयरन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में देखने को मिलता है। अगर बात करें डेली लॉस ऑफ द आयरन तो वो अबाउट 1 मिलीग्राम पर डे देखने को मिलता है। ये किसके थ्रू लॉस होता है, तो स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू या फिर फीसेस के थ्रू। तो इस पे आपको एमसीक्यूज कहाँ कहाँ पे बनेंगे कि टोटल बॉडी आयरन कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रीब्यूशन, हीमोग्लोबिन में आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, मायोग्लोबिन या फिर एंजाइम्स में कितना रहता है, या फिर रेटिकुलर एंडोथेलियम में कितना स्टोर्ड रहता है। तो ये इस तरह से पूछ सकता है 25%, 65%। और डेली आयरन लॉस पूछ सकता है कि 1 मिलीग्राम पर डे होता है, और किसके थ्रू होता है ये आयरन लॉस, तो स्वेट, यूरिन या फिर फेसेस के थ्रू। वहीं पे 4 प्रोसेस में जो जो आते हैं उसमें आता है सबसे पहले आयरन का एब्जॉर्प्शन। आयरन आपने कंज्यूम किया तो एब्जॉर्ब कौन से साइड से हो रहा है, कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कौन उसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इसके अलावा फिर एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन में साइड की बात करें तो इसमें ड्यूडेनम एंड द अपर जेजुनम में क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। कौन से फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, तो बेसिकली एनिमल सोर्सेस में ये हिम आयरन फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और प्लांट सोर्सेस का तो नॉन हिम आयरन में। अब इनहांसर्स की बात करें तो विटामिन सी और गैस्ट्रिक एसिड क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहांस करते हैं। वहीं पे अगर फाइटेट्स है, कैल्शियम है, टैनिन्स है, ये क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं और उसके जगह पे खुद एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक बार आयरन का एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन देखना रहता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि आयरन बाइंड करता है ट्रांसफेरिन के साथ इन द प्लाज्मा, और अलोंग विद द ब्लड या फिर प्लाज्मा के साथ ये क्या होता है, टोटल पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और वहीं पे स्टोरेज की बात करें तो फेरेटिन फॉर्म में, जो कि सॉल्युबल फॉर्म है, उस फॉर्म में ये स्टोर होते हैं, या फिर हेमोसिड्रिन फॉर्म में जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म है, इस फॉर्म में ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का साइट हमें याद रखना कि अपर जेजुनम में होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग विद द प्लाज्मा, जो कि ट्रांसफेरिन फॉर्म में होता है। आयरन बाइंड करता है ट्रांसफेरिन के साथ जो कि प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, और उसके थ्रू वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। स्टोरेज में बेसिकली फेरेटिन या फिर हेमोसिड्रिन के फॉर्म में क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। वहीं पर रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में बेसिकली जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है और रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हेम्पसिडिन। उसके बाद आता है फेरोपोर्टिन जो कि आयरन एक्सपोर्टर प्रोटीन है, जो कि रेगुलेटेड होता है हेम्पसिडिन के थ्रू ही। और आयरन होम्योस्टेसिस मतलब ये बैलेंसिंग एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए वहां पे आयरन होम्योस्टेसिस प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, ताकि क्या हो सके, आयरन का ओवरलोड बचा सके, या फिर आयरन का मात्रा मतलब कि बहुत ज्यादा कम होने से बचा सके। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो वहां पे हमें एनेमिक कंडीशन देखने को मिल सकेगी, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे आयरन ओवरलोड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए रेगुलेशन ऑफ द आयरन मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि लीवर के थ्रू देखने को मिलता है। जो लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है हेप्सिडिन। ये क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन और रिलीज को इनहिबिट और या फिर स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द आयरन मेटाबॉलिज्म की आयरन के वजह से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आयरन की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो इसकी वजह से अनीमिया होता है, तो इसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो इनएडिक्वेट आयरन इनटेक हो रहा है, मतलब कि इनटेक ही कम हो रहा है, या फिर लॉस ज्यादा हो रहा है। दूसरा हीमोक्रोमेटेसिस देखने को मिलता है, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो गट के थ्रू एब्जॉर्प्शन रहता है आयरन का वो अपने आप बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है।
और लास्ट में आता है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में क्या बोला है कि डिफेक्टिव हिम सिंथेसिस लीडिंग टू द आयरन अक्यूमुलेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आयरन का अक्यूमुलेशन, क्योंकि जो हिम पूरा पार्ट हो रहा है वो कहाँ पे बनता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि इसका स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है, हीमोसिडेरिन के फॉर्म में होता है। अगर ये फेरस फॉर्म में अगर यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा वो नॉर्मल फॉर्म होगा, लेकिन वो अगर हीमोसिडेरिन के फॉर्म में क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है पोर्टोफायरिन 9 के साथ, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो वहां पे हिम फॉर्म होगा वो एबनॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द डिसऑर्डर ऑफ द आयरन मेटाबॉलिज्म। समरी की बात करें कि टोटल होल जो हमारा ये लेसन होने वाला है या फिर ये जो चैप्टर होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो हीमोग्लोबिन जो है इट इज वाइटल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और इसका जो मेन फंक्शन है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है कि आयरन अवेलेबिलिटी अच्छे से है कि नहीं, क्योंकि आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा। आयरन का मेटाबॉलिज्म में 4 पॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन उसका कहाँ से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन से फॉर्म में हो रहा है, स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, और इसका रेगुलेशन कौन कर रहा है। जैसे कि हिम्पोसिडिन क्या कर रहा था, जो कि लिवर से सिक्रेट हो रहा था, वो उसका रेगुलेशन कर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके अलावा डिसरप्शन इन द आयरन बैलेंस कैन लीड टू क्लिनिकल डिसऑर्डर्स रिक्वायरिंग द मेडिकल इंटरवेंशन। जैसे कि अगर डिसरप्शन हो रहा है आयरन बैलेंस में, तो आयरन अगर ज्यादा हो गया तो वहां पे अगर आयरन ओवरलोड हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। और वहीं पे अगर आयरन का कम हो गया बॉडी में, तो उसकी वजह से जो अनेमिया हो रही है डिफरेंट कंडीशंस में, तो उसकी कंडीशन में मेडिकल इंटरवेंशन। तो मतलब कि आयरन के बैलेंस में या फिर आयरन के मेटाबॉलिज्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें जो जो चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जा सकती है वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। उसके अलावा जो भी आपको एमसीक्यूज पर्पज आने चाहिए वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी, और जितना सिंपल हो सका मैंने ट्राई किया कि आपको समझा सकूं। तो होप आपको सारी चीजें समझे होंगे। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं ट्राई करूंगा कि इस पे फर्दर और वीडियोस बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी फर्दर बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो प्रोफेशनल ईयर्स है उसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपडेट होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।